हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और मित्रों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 2। सर जी तुसी डायरेक्टली यूनिट 2 रिवाइज कराओगे? सर जी यूनिट 1 पहले रिवाइज कराई दिए। वेयर इज यूनिट 1 सर जी? वी वांट रिवीजन ऑफ यूनिट 1। तो राजा बेटा, यूनिट 1 का डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूं, सो दैट कि अगर आपने यूनिट नंबर 1 मिस आउट किया है तो आप उसे भी रिवाइज कर ले। राइट? तो यूनिट 1 को करने के बाद यूनिट 2 कर लेना, यूनिट 2 करके यूनिट 1 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से आपको दोनों यूनिट्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर चैनल के अंदर फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स। राइट? तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा दिसंबर 2023 के लिए चैप्टर 1 यूनिट 2 का रिवीजन। अच्छा, एक बात को समझना, ये रिवीजन किसके लिए काम का है? अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा है तो ये रिवीजन आपके लिए सोना है, सोना अमृत है। आप कम समय के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल कर लोगे। और बाय चांस अगर आपने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस केस में यह वीडियो देखने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर मक्खन मलाई लगेगा, बिल्कुल इजी चैप्टर लगेगा। तो दोनों ही सूरतों में आपके लिए ये जो चैप्टर का रिवीजन है मेन होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें। राइट? लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के रिवीजन को और बात करते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की। बेटा कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, उसके पास एक समस्या है कि उसकी रिसोर्सेस लिमिटेड है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है राजा बेटा जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो। अच्छा, रिसोर्सेस लिमिटेड है, देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस की एक और खासियत है, इन रिसोर्सेस के मल्टीपल यूजेस है। मतलब एक रिसोर्स का एक यूज नहीं है, हर एक रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे अगर आपके पास लैंड है तो आप उस लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। आपके पास लैंड है तो आप उस लैंड पे स्कूल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपके पास लैंड है, वहां पे फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो सकती है, वहां पर होटल बनाया जा सकता है, वहां पे घर बनाया जा सकता है, वेयर हाउस बनाया जा सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्सेस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई मुझे अपने रिसोर्सेस को कौन से कामों में पुट टू यूज करना है। और इस तरीके से आपको यह डिसीजन लेना है कि आप वहां से मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करें। मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट करती है हर एक इकोनॉमी के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस किस चीज की? कि रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और हम इनको किस यूज में डालें सो दैट वहां से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। यही आपका मेन प्रॉब्लम है, यही आपका मेन एजेंडा है जो हर एक इकोनॉमी सॉल्व करने की कोशिश करती है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, ऑल द कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। हर किसी के पास स्केर्सिटी है, इनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और इन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें वो बेटर यूज, बेस्ट यूज आइडेंटिफाई करना है। अगर रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड होते तो उस केस में हम हमारी सभी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते, हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकलकर ना आती। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? रिसोर्सेस कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते, किसी इंडिविजुअल के पास भी नहीं हो सकते और किसी इकोनॉमी के पास भी नहीं हो सकते। ऑल्सो इफ अ रिसोर्सेस हैज ओनली अ सिंगल यूज देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। कह रहा है कि अगर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते तो भी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आती। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है? उसके दो रीजंस है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है? उसके दो रीजंस है। पहला रीजन कि आपके पास राजा बेटा रिसोर्सेस कैसी है? रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर? इन रिसोर्सेस के अनलिमिटेड यूज है, मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो बेसिकली हर एक इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही आपके लिए सबसे बड़ी
सबसे बड़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, राइट? अच्छा, every economic system has to deal with this central problem of scarcity of resources relative to the wants for them. This is generally called central economic problem. हर एक इकोनॉमी के अंदर ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं और इन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम 4 प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। हम इनको 4 प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी को यह डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या बनाना है, हमें रिसोर्सेस को कहां पर पुट टू यूज करना है, हमें रिसोर्सेस से लग्जरी गुड्स बनाने हैं कि हमें रिसोर्सेस से नेसेसिटी बनानी है, हमें रिसोर्सेस से मेरिट गुड्स बनाने हैं कि हमें रिसोर्सेस से नॉन मेरिट गुड्स बनाने हैं। सर ये मेरिट गुड्स क्या होते हैं, नॉन मेरिट गुड्स क्या होते हैं? बेटा मेरिट गुड्स वो होते हैं जिससे सोसाइटी का फायदा होता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, तो इससे सोसाइटी को फायदा मिलता है। दीज आर द मेरिट गुड्स, राइट? नॉन मेरिट गुड्स क्या हो गए? सर आपने क्लब खोल दिया, तो क्लब क्या है? नॉन मेरिट गुड। इससे सोसाइटी को फायदा नहीं होने वाला है, सोसाइटी का नुकसान होगा, बेड़ा गर्क होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रिसोर्सेस को कहां पर लगाना है, मेरिट गुड्स पे लगाना है जहां पे सोशल वेलबींग हो, या फिर आपको उसे नॉन मेरिट गुड्स पे लगाना है जहां पे आपका सोसाइटी डिट्रॉइट हो। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि भाई साहब हमें जो ये प्रोडक्शन करना है वो हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। जनरली हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक होती है प्रोडक्शन करने की। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पर हम मशीन्स वगैरह लगाते हैं, और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां पर हम लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। द वर्ड इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन्स का उपयोग ज्यादा होगा और लेबर का उपयोग कम होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का उपयोग ज्यादा होगा और मशीन का उपयोग कम होगा। कभी भी गलती से यह मत समझ लेना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में सिर्फ मशीनें काम करती हैं, इंसान नहीं होते, ऐसा नहीं है। देयर विल बी लेबर इन्वॉल्व, लेकिन उसका क्वांटिटी कम होगा एज कंपेयर टू मशीनरी। और लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा होगी और मशीनरीज कम होंगी। इसके बाद अगला आपको डिसाइड करना है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है। सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, इकोनॉमी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो हमें हमारा प्रोडक्शन किसके लिए बनाना है। हमें रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करनी है कि हमें पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करनी है, कि जो लोग मिड लेवल पे हैं, ना वो रिच है ना वो पुअर है, उनके लिए प्रोडक्शन करनी है। हमें सर प्रोडक्शन मेंस के लिए करनी है, वुमेन्स के लिए करनी है, किड्स के लिए करनी है, बॉयज के लिए करनी है, गर्ल्स के लिए करनी है, कौन से एज ग्रुप के लिए करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन आप जो करने वाले हो वो किसके लिए करने वाले हो। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डील करती है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। आपने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इकोनॉमी में, ये उसको डील करती है। एंड लास्टली आपके पास जो प्रॉब्लम आती है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको अगर इकोनॉमी ग्रो करनी है तो उसके लिए आपको आज से इंतजाम करना पड़ेगा। आपने अपने सारे रिसोर्सेस आज के आज यूज नहीं करने हैं, आपने ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आप अपना प्रोडक्शन क्या कर सको, इंक्रीज कर सको। जैसे इनिशियली जब हमारे पास गाड़ियां चलती थी तो गाड़ियां किस पे चलती थी सर, या तो पेट्रोल पे या तो डीजल पे। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया सर, हमने सीएनजी ढूंढी, सीएनजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मतलब इंजन्स ऐसे डेवलप करे कि वो सीएनजी से भी चलने शुरू हो गए, एलपीजी से भी चलने शुरू हो गए इंजन्स, और अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ चुके हैं। तो हम एक नया मींस ढूंढ रहे हैं ना, तो ये नया मींस ढूंढना बहुत जरूरी है। इसी से इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। आपको नए नए तरीके के रॉ मटेरियल्स ढूंढने हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कि आपको कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा जिससे इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। आपने जो भी पैसा कमाया है उस पूरे पैसे को खा नहीं जाना है, उस पैसे को कुछ इन्वेस्ट करना है, कैपिटल्स इंक्रीज करनी है, सो दैट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो 4 मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। पहला मुद्दा व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड चौथा आपके लिए कि हमें क्या प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, सिंस द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको सर डिसाइड करना है कि सर कौन से गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करने हैं, राइट, एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। तो आपको क्या बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है, ये दोनों चीजें आपको डिसाइड करनी है। हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये दोनों चीजें आपको डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर हम डिफेंस गुड्स बनाएंगे, ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज को डिफेंस गुड्स में लगाओ, लेकिन डिफेंस गुड्स कितने बनाओगे, कितने बनाओगे, एक क्वांटिटी डिसाइड करोगे ना। कोई भी काम करते हो तो उसका आउटपुट, उसका क्वांटिटी डिसाइड होता है। तो आपको क्या बनाना है, आपने सोचा मोबाइल्स बनाएंगे, तो कितने मोबाइल्स बनाओगे। आपने कहा हॉस्पिटल बनाएंगे, कितने बनाओगे। आपने कहा स्कूल बनाएंगे, कितने बनाओगे। तो सर आपको दो चीजें डिसाइड करनी है, आपको क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अगर आप गवर्नमेंट को या न्यूज को ढंग से फॉलो करते हो तो हर साल गवर्नमेंट बजट लेकर आती है और बजट में गवर्नमेंट बताती है कि हम इतना खर्चा हेल्थ केयर पे करने वाले हैं, हम इतना खर्चा आपके एजुकेशन पे करने वाले हैं, हम इतना खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने वाले हैं, हम इतना खर्चा डिफेंस पे करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट आपको बताती है कि भाई हम हमारे रिसोर्सेज को किन किन जगह पर एलोकेट करेंगे और कितनी क्वांटिटी में करेंगे। तो हमेशा आपके पास दो चीजें होंगी डिसाइड करने के लिए, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। इसके बाद अगला आ गया फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास दो तरीके की टेक्निक्स अवेलेबल है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो आपको देखना है कि सर आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करनी है कि आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करनी है। अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी की बात करूंगा तो प्राइवेट कंपनी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेगी, लेबर की कैपिटल। सर जो भी चीप होगी, जो भी चीप होगी, जिससे भी ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है, वो टेक्निक इस्तेमाल करी जाएगी। तो अगर उसको लगता है कि सर लेबर सस्ती पड़ेगी और लेबर से प्रोडक्शन करके ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो होगी। प्राइवेट कंपनी को लगता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सस्ती पड़ेगी, हमें बल्क में प्रोडक्शन करना है, इंसानों से बल्क में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इंसान थकते हैं, मशीनें नहीं थकती, हम मशीनों से ओवर टाइम भी करवा लेंगे, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे चले जाएंगे। वहीं पे जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो गवर्नमेंट देखेगी कि भाई छोड़ो क्या सस्ता क्या महंगा, हमें यह देखना है कि इकोनॉमी किससे डेवलप होगी, अनएम्प्लॉयमेंट किससे कम होगी। तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करने की, सो दैट उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको लेबर इंटेंसिव यूज करना है कि आपको कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है। आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सोसाइटी का फायदा हो, इस तरीके से यूज करना है कि आपका सोसाइटी का फायदा हो, ताकि आप बेस्ट यूज निकाल पाओ अपने अवेलेबल रिसोर्सेस का। इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास निकल कर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। तो अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अ सोसाइटी हैज टू टेक फॉर होम टू प्रोड्यूस, अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल द पीपल। क्या यह पॉसिबल है किसी के लिए कि हम सोसाइटी के हर एक इंसान की जरूरतों को, खुशियों को पूरा कर सके? नहीं सर, नहीं। गवर्नमेंट से कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। कंपनी से कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। घर की बात देख लो, आप किसी से खुश होते हो, किसी से नाराज होते हो। तो सर आप हमेशा कभी भी किसी की सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कोई भी इकोनॉमी अपने सारे के सारे पॉपुलेशन की डिमांड, उनकी वांट्स, उनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं कर सकती। सर कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो हमें यह देखना है कि बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है, हम बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों की वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। देयरफॉर इट हैज टू डिसाइड हु शुड गेट how much of the total output of the goods and services. That is how the goods and services should be distributed among the members of the society. तो बेसिकली आपका होम टू प्रोड्यूस किससे डील करता है? आपका होम टू प्रोड्यूस डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कि हमने जो प्रोडक्शन किया है
जो हमने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को इकोनॉमी में कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑल दिस इज व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट आता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर अगर आप ध्यान से समझो 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस वक्त इंडिया का जो जीडीपी था, उस वक्त जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था, एंड 2023 में जो इंडिया का जीडीपी है, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो सेम है? नहीं सर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 1947 से 2023 ह्यूज डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि सर इंडिया ने अपनी प्रोविजंस इंक्रीज करे, उन्होंने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया इकोनॉमी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बैंक्स डेवलप करे, बहुत सारी पॉलिसीज आई, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तमाम सारी पॉलिसीज आई जिनसे हमारे इंडिया का बिजनेस डेवलप हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, इनकम बढ़ी। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए। A society would not like to use all its scarce resources for the current consumption only. आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेस करंट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। इफ द सोसाइटी यूजेस ऑल द रिसोर्सेस फॉर द करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन, द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। अगर आप सारा का सारा अभी का अभी कंज्यूम कर लोगे, मतलब कुछ भी सेव नहीं करोगे, कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। कोई भी धंधा बड़ा कैसे होता है? अगर मैं जो भी प्रॉफिट कमाता हूं वो प्रॉफिट घर ले जाऊं, खा लूं, ऐश कर लूं, तो क्या कभी मेरा बिजनेस बढ़ पाएगा? नहीं सर, जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नए मशीन्स खरीदने चाहिए, आपको नया ऑफिस डेवलप करना चाहिए, आपको अपना मार्केट बेस इंक्रीज करना चाहिए। तो बेसिकली आपको प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। वैसे ही इकोनॉमी है, आप अपनी सारी रिसोर्सेस को अगर अभी कंज्यूम कर लोगे तो आप कभी भी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाओगे। दिस इंप्लाइज दैट इनकम्स और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वुड रिमेन स्टैग्नेंट। इन फ्यूचर द लेवल्स ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन। Therefore, a society has to decide how much saving and investment should be made for the future progress. हम सब भी तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम सब भी तो सेविंग्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? सर जो बिजनेसेस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो हाउस होल्ड होता है वो सेविंग करता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, हाउस होल्ड सेविंग करता है। अब समझो मेरी बात को, पीडब्ल्यू और अलग सर, पीडब्ल्यू बिजनेस है, वो इन्वेस्ट करता है, अलग सर जो भी कमाते हैं वो सेव करते हैं। दोनों ही जरूरी हैं। बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, और ये पैसा इकोनॉमी में घूमता है, जिससे इकोनॉमी क्या करती है? और आगे बढ़ती है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? सेविंग्स वर्ड जब भी आएगा तो सेविंग्स वर्ड किसके लिए है? बेसिकली सेविंग्स वर्ड हाउस होल्ड के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट किसके लिए होता है? सर इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए होता है। जो लोग धंधा चला रहे हैं वो लोग पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो चार चीजें आपने समझ ली। इन चार चीजों पे इकोनॉमी को डिसीजन लेना है कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, हमें कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, विच बेसिकली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एंड फोर्थ हमें बनाने हैं प्रोविजंस, हमें करनी है सेविंग्स, हमें करनी है इन्वेस्टमेंट, हमें हमारी सारी रिसोर्सेज को अभी करंट कंजम्पशन में यूज में नहीं लाना, हमें इसको इन्वेस्ट करना है इस तरीके से कि हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, जो लोग वहां रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी इनकम्स को इंक्रीज करा जा सके। राइट एवरीवन, क्लियर है यहां तक सारे पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर हमारे पास कितने तरीके की इकोनॉमीज है, मतलब देश को चलाया कैसे जाता है। सिस्टम होगा ना, कोई देश को चलाने का कोई सिस्टम होगा, तो सर वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम क्या है? देश कैसे चलाया जा सकता है? तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तीन तरीके की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक आपके पास होती है मिक्स्ड इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सर सब कुछ प्राइवेट होता है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होता है और मैक्सिमम चीजें क्या होती है, प्राइवेटाइज्ड होती हैं। जिसका जो मन करता है वो प्रोडक्शन कर सकता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। बेसिकली गवर्नमेंट केवल देखती है, सुपरवाइज करती है कि कोई गलत काम ना हो, उसके अलावा वो सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर छोड़ देती है कि भैया पूरी इकोनॉमी तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस तरीके से गवर्नमेंट कर देती है। और प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। कंज्यूमर जो भी डिमांड करता है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर जो भी डिमांड करता है, प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला आता है आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर प्राइवेट कुछ भी नहीं है सर, सब कुछ गवर्नमेंट का है। क्या प्रोड्यूस होगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारा जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज्ड होता है और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। तो कुछ चीजों पे गवर्नमेंट अपनी पकड़ रखती है, वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है, और कुछ चीजें वो प्राइवेटाइज कर देती है जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर हो जाता है। तो अब जैसे ये बॉटल बनानी है, तो ये बॉटल बनाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकता हूं और मैं बॉटल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूं, राइट। लेकिन अगर मुझे ट्रेन चलानी तो नहीं चला सकता ना, वो तो गवर्नमेंट चलाएगी। मुझे अगर टेलीकम्युनिकेशन का काम करना है, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज टू यू ऑल, मैं पीओ बनाना चाहता हूं, है ना। जियो बनाया है मुकेश भाई ने, मैं पीओ बनाना चाहता हूं। तो पीओ बनाना है, तो पीओ बनाने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मुझको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर थोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है और थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। मेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। आइए बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही एक और नाम है, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और इसे लेज़र फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। नाम याद कर लेना, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और इसी को लेज़र फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit। कह रहा है कि सर जितने भी means of productions हैं वो सब किसके पास है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। मतलब रॉ मटेरियल, मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग, सारे के सारे रिसोर्सेस किसके पास है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। और ये प्राइवेट प्लेयर्स किसके पीछे भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं प्रॉफिट के पीछे। ये कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक मोटिव है प्रॉफिट। द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल। गवर्नमेंट का ये नहीं कहेंगे कि रोल नहीं है, गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल है। बेसिकली वो क्या करती है, सुपरविजन करती है। जैसे अब स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी बना दिया। सेबी का काम क्या है कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं सर, वो एथिकली काम कर रहे हैं, कुछ गलत ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। TRAI बनाया तो उसका काम क्या है कि भाई आओ ना, प्राइवेट प्लेयर्स आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो आए, पीओ आए, एयरटेल आए, फेयरटेल आए, वोडाफोन आए, टोडाफोन आए, कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अलाउड है, लेकिन उन प्राइवेट प्लेयर्स को सुपरवाइज किया जाएगा। वो चेक किया जाएगा कि वो गलत तरीके से तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। कंपटीशन एक्ट लाया गया, गलत तरीके से कंपटीशन तो नहीं कर रहे। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करने का काम करती है, चेक करती है कि भाई काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। काम तुम करो,
कोई दिक्कत नहीं है, काम तुम करो। प्राइवेट प्लेयर्स को बोलती है काम तुम करो, लेकिन काम करने का तरीका डिफाइन कर देती है एंड मेक श्योर करती है कि आप उस तरीके से काम कर रहे हो। बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, कंपनीज एक्ट है आपके पास, इनकम टैक्स एक्ट है आपके पास। इन लॉज को क्यों बनाया गया? ताकि आप लोग जो काम कर रहे हो वो एज पर लॉ हो, जो गवर्नमेंट चाहती है उस तरीके से काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप रिसोर्सेस अपने नाम पर कर सकते हो, आप लैंड खरीद सकते हो, आप फैक्ट्री बना सकते हो, आपके पास राइट है टू ओन द प्रॉपर्टी। आप इंटेंजिबल असेट्स क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क, कोई ब्रांड नेम, कोई लोगो ये बनाओ, इससे आपके बिजनेस को फायदा मिलेगा, इसके आपके बिजनेस को फायदा मिलेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर राइट टू ओन द प्राइवेट प्रॉपर्टी है। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस द प्रोडक्टिव फैक्टर्स, जितने भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, मशीन्स हो गई, माइंस हो गए, कैन बी अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। ये प्राइवेट ओनरशिप में जा सकते हैं। द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू use them in any manner in which they like and bequeath, leave or pass on to the another person it as they desire. The government may however put some restriction for the benefits of the society in the general. तो आप अपने रिसोर्सेस ओन कर सकते हो और उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी डिसाइड करना आपका काम है। अच्छा, अब अगर मान लो कोई लैंड मेरा है, प्राइवेट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मैंने कोई लैंड खरीदा, वो फैक्ट्री मैंने वहां पर बनाई, मैं मर गया, मेरी डेथ हो गई, तो क्या ये फैक्ट्री गवर्नमेंट के पास चली जाएगी? नहीं, ये फैक्ट्री पास ऑन हो जाएगी टू माय लीगल हायर, टू माय सन, टू माय डॉटर, टू माय वाइफ। बात समझ में आ रहा है? तो सर यहां पर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आप इसे फ्री टू यूज हो एंड यू कैन बेकेट मतलब लीव और पास ऑन टू द अदर पर्सन। आप इस असेट को किसी और के पास भी पास ऑन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब आप जो चाहो वो प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर कंज्यूमर ये पेन मांग रहा है, आप पेन प्रोड्यूस करो। कंज्यूमर ये रिमोट मांग रहा है, आप रिमोट प्रोड्यूस करो। कंज्यूमर ये माउस मांग रहा है, आप माउस प्रोड्यूस करो। मतलब कंज्यूमर आपसे जो भी डिमांड कर रहा है, आप वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए आजाद हो, फ्री हो। ठीक है? ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर is free to engage in any type of economic activity. A producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of his choice. आप जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आपके पास इकोनॉमिक चॉइस का फ्रीडम है। आपको क्या कंज्यूम करना है, आपको कहां पर काम करना है, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आपको क्या एक्सचेंज करना है, ये सब आपके ऊपर है। इकोनॉमिक चॉइस मतलब पैसा कहां से कमाया जा सकता है, पैसा कहां पर खर्च किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। आपका मन है आपको क्लब जाना है, आप क्लब जाओ। आपका मन है कि आपको स्कूल जाना है, आप स्कूल जाओ। कॉलेज जाना है, कॉलेज जाओ। यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाओ। ये आपके ऊपर है कि आपको अपना पैसा जो है वो कहां पर खर्च करना है, आपको कौन से गुड्स, कौन से सर्विसेज आपको बाय करने हैं। इट इज ऑल अप टू यू। All individuals are free to make their economic choices regarding the consumption, regarding the work, regarding the production and regarding the exchange. ठीक है जी? प्रॉफिट मोटिव। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस पे चल रही है? प्रॉफिट मोटिव पे। जितने भी आपके प्रोड्यूसर हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उनका बस एक एजेंडा है, उन्हें कमाना है बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। शुद्ध प्रॉफिट चाहिए उनको शुद्ध प्रॉफिट चाहिए। जहां पर भी प्रॉफिट दिखेगा वो वहां पर प्रोडक्शन चालू कर देंगे। मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, उनको लगता है कि यार इस सेक्टर में प्रॉफिट है, वो उस सेक्टर में उतर जाते हैं। उनको लगता है जिस सेक्टर में प्रॉफिट है उस सेक्टर के अंदर उतरो, वहां पर पैसा इन्वेस्ट करो और मोटा पैसा छापते चलो। ठीक है? डिजायर फॉर प्रॉफिट induces entrepreneurs to organize the production so as to earn the maximum profit. ठीक है? तो profit is the agenda for which they work.
मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? क्या बेनिफिट्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब ये इकोनॉमी अपने आप चलती है। ये इकोनॉमी अपने आप चलती है। अपने आप कैसे चलती है सर? मार्केट फोर्सेस पे चलती है। मार्केट फोर्सेस पे चलती है। मार्केट में जिस भी चीज की डिमांड है, प्रोड्यूसर वही चीज सप्लाई करेगा। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहीं पे तो प्रॉफिट ज्यादा है। जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वहीं पे तो प्रॉफिट ज्यादा है, वहीं पे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर हमेशा वो चीज सप्लाई करने की कोशिश करेगा सर जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, क्योंकि वहां पर वो मोटा प्रॉफिट छापेगा। सेल्फ रेगुलेटिंग है एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। अब सर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, आपका जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे। OQ आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये प्रोड्यूस होनी चाहिए इकोनॉमी में। ये किसके बेसिस पे डिसाइड किया? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है। इसके बाद कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहां पर उसको फायदा हो। सर कभी भी आपका इन्वेस्टर, प्राइवेट प्लेयर घाटे का सौदा नहीं करेगा। मुकेश अंबानी को लगेगा कि सर अगर जियो चलाकर नुकसान होने वाला है तो वो जियो को बंद करेगा। वो जियो को नुकसान पर नहीं चलाएगा। कोई भी एंटरप्रेन्योर नुकसान पे ऑपरेट नहीं करेगा। अगर उसको दिख रहा है कि फ्यूचर में लॉसेस ही लिखे हैं, ईयर ऑन ईयर हमारे पास लॉसेस ही आने वाले हैं, देयर इज नो रिकवरी पॉसिबल, तो वो धंधा कभी करेगा ही नहीं। या उसको लगता है कि यार इस धंधे में उतरेंगे तो नुकसान है, तो वो कभी उस धंधे में ही नहीं उतरेगा। तो अगर आप केवल ऐसे बिजनेसेस में ऑपरेट करोगे जहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो हमेशा आपकी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। भाई प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, फिर से री इन्वेस्ट करोगे, मतलब नया बिजनेस खुलेगा, नई एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी, लोगों के पास इनकम आएगी, लोग डिमांड मांगेंगे। भाई कोई भी इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है? सिंपल सी बात है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड करेंगे, डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, फिर ये चेन बनती है, ये चेन बनती है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती जाती है। तो अगर हम प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट्स में ही पैसा लगाएंगे तो इकोनॉमी जल्दी आपकी ग्रो करेगी। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द एक्टिविटी इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। तो रिसोर्सेज को वहीं पे लगाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। दिस रिजल्ट इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है ना, हमें पैसा वहीं पर इन्वेस्ट करना है जहां पर हमको रिटर्न मिले। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, सेम लिंक्ड पॉइंट है। ऑपरेटिव एफिशिएंसी क्यों आ रही है? क्योंकि सर आपने बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करा है। आपने वो प्लांट एंड मशीनरी, वो लेबर आपने चूज करी है जो आपको कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन करके देगी। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं और उनके जो वर्कर्स होते हैं, और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके वर्कर्स होते हैं, दोनों की एफिशिएंसी में फर्क होता है। क्यों? प्राइवेट कंपनी अगर वर्कर एफिशिएंट नहीं है तो उसे लात मार के निकाल देगी। तो एम्प्लॉय के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है कि यार अच्छे से काम नहीं किया तो जॉब जाएगी, तो वो अपना 100% जॉब के अंदर देता है। वहीं पे जो सरकारी नौकरी पे बैठा है उसको पता है कि काम नहीं करूंगा बहुत ज्यादा क्या होगा, तबादला हो जाएगा, मुझे किसी दूसरी जॉब लोकेशन पे भेज दिया जाएगा, लेकिन मेरी जॉब सिक्योर है, तो वो कभी भी एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते हो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? प्राइवेट होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल डाइल्यूट करती चली जा रही है और प्राइवेट को बोल रही है कि भाई आप लोग धंधा चलाओ, हम लोग सरकार चला लेंगे, हम लोग बड़े इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर बातें कर लेंगे, कंपनियां आप लोग चलाओ। तो गवर्नमेंट डाइल्यूशन क्यों कर रही है? कंपनी अपना कंट्रोल क्यों छोड़ रही है गवर्नमेंट? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उतना बेटर तरीके से चीजों को मैनेज नहीं कर पाती जितना प्राइवेट प्लेयर करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाता है। सर आपका जो प्राइवेट प्लेयर होगा, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर होगा, वो हमेशा सस्ते में प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करेगा, सो दैट कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके।
इसके बाद सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा होता है और कंपटीशन फोर्स करता है प्रोड्यूसर को कि वो अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए और वो भी एट अ रीजनेबल प्राइसेस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो सर ये मोबाइल बनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ये मोबाइल बनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो हर एक मोबाइल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट बिके। आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? जब आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस ठीक होगा। तो ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, वहां पर कंपटीशन होगा और कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर के लिए बेटर होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगी, एंश्योर्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स विच लीड टू द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर जब बॉटल बनाने वाले या मोबाइल बनाने वाले 10 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो कंज्यूमर के पास चॉइस है, वो उन 10 मोबाइल्स में से वो वाला मोबाइल पिक करेगा जो बेस्ट है, रीजनेबल प्राइस पे है। तो इससे क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है ना। अगर मेरे पास 10 चीजें हैं तो मैं बेस्ट को पिक करने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंप्रूव होगा। लेकिन अगर मान लो चॉइस ही ना हो, गवर्नमेंट ही मोबाइल बना रही है और एक ही तरीके का मोबाइल बना रही है, तो सर वही लेना पड़ेगा ना। जैसे रेलवेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर आपको ट्रेन से सफर करना है तो गवर्नमेंट की ही ट्रेनें चलती हैं, तो आपको वहीं से सफर करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो वहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन मान लो अगर प्राइवेट ट्रेन भी चलनी शुरू हो जाए, तो ऑप्शन आएगा ना यार कि यार जो प्राइवेट ट्रेन्स होंगी वो ज्यादा लग्जरी होंगी, वहां पर कंफर्ट ज्यादा होगा, वहां पर सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, वो टाइम से चलेंगी, टाइम से डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी। तो लोगों के पास एक प्रिविलेज आएगी, यार चलो गवर्नमेंट ट्रेन्स की जगह प्राइवेट ट्रेन से चलते हैं। ठीक है। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सर अगर आप कोई नई चीज इनोवेट करते हो, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो जो पहले से इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इससे क्या होगा? सर इससे आपको फायदा मिलेगा, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेंस कार्ट क्यों चला? क्योंकि सर लेंस कार्ट इसलिए चला क्योंकि पहले हमें चश्मा बनवाने के लिए हमारे चश्मे की दुकान तक जाना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? आप घर बैठे फ्रेम्स को घर पे ही विजुअली वर्चुअली ट्राई कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और आपके साथ बाय वन गेट वन का भी ऑप्शन आ जाता है ना। एक आपने इनोवेशन लाया, आपका बोट, अमन गुप्ता, शार्क टैंक, आपके ये बोट के हेडफोन्स क्यों चले? क्योंकि अमन गुप्ता को ये समझ में आया कि जो इंडियन जो कंज्यूमर है उसको अपने म्यूजिक में बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो सर वाकई में इंडिया में हम लोगों को बेस पसंद है, बेस होना चाहिए हमारे पास गानों में, है ना। तो उसने वैसे ईयरफोन्स बनाए, वैसे हेडफोन्स बनाए जिनमें बेस ज्यादा था, सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड किया, सस्ता प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड किया। बोट से पहले अच्छे ईयरफोन्स महंगे थे, JBL वगैरह के लेने पड़ते थे, महंगे आते थे, लेकिन उसने JBL की क्वालिटी जो 2-3 हजार रुपए में आती थी वो उसने 500-600 रुपए में प्रोवाइड करनी शुरू करी, इसीलिए बोट इतनी जल्दी सक्सेस हो गया। तो अगर आप कोई इनोवेशन करते हो, अगर आप कोई नई चीज लेकर आते हो, तो मार्केट में कंज्यूमर जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं और उससे आपका फायदा होता है। एनकरेजेस एंटरप्राइजेस एंड रिस्क टेकिंग। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंटरप्राइज को एनकरेज करती है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां पर ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो एंटरप्राइजेस को एनकरेज करती है, नए नए बिजनेसेस खुलते हैं वहां पे, और रिस्क टेकिंग को एनकरेज करती है। अब आता है सर डीमेरिट्स क्या है? व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म? वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द सोशल इनजस्टिस। सर रिच और रिच होता जाता है और पुअर हो जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिसके पास पैसा है वो पैसे से और पैसा छापेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो और गरीब होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा नहीं कर पाएगा। देखो, जब भी इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो होती है, तो ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो एक तरफ ज्यादा पहुंच जाते हैं। रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास रिसोर्सेस ज्यादा होंगे। मतलब अगर आप इंडिया के टॉप 10 जो
लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, अगर उनको एक तरफ कर दो और रेस्ट इंडिया को एक तरफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जितना पैसा इंडिया के टॉप 10 रिच पीपल्स के पास है, उतना बाकी इंडिया के पास होगा। बात समझ रहे हो मेरी? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर वो पैसे से और पैसा बनाते जा रहे हैं, पैसे से और पैसा बनाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है सर? इससे वास्ट इनडिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है बिटवीन द पीपल्स। ये इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, हैव्स एंड हैव नॉट। हैव्स मतलब सर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हैव नॉट मतलब पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देयर इज प्रीसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स। कैपिटलिज्म के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है। तो कई बार ऐसे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं देते अपने वर्कर्स को, जो अपने वर्कर्स को सही तरीके से वेजेस, उनको सैलरीज पे नहीं करते, कम अमाउंट पे करते हैं, उनसे ओवर टाइम्स भी करवाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होंगे जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे, उनको कंसीडर नहीं करेंगे। अगला आता है इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर एंड एम इज प्रॉफिट ओनली। तो सेम लिंक्ड है ऊपर वाले पॉइंट से। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका जो डिमांड और सप्लाई होता है, वो इकोनॉमी चलाता है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स करता है, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फिक्स करता है। लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ज्यादा पैसा है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास कम पैसा है, रिच लोग कम है, पुअर लोग ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिचर सेक्शन सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू पुअर। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी? यहां पर प्रॉब्लम यह आएगी कि जो डिमांड आपको दिखाई देगी वो सही डिमांड नहीं होगी, वो सही इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की वो आप मेट नहीं कर पाओगे। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेम लिंक्ड है पॉइंट पे। कैपिटलिस्ट के अंदर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे आपको जॉब से तुरंत के तुरंत निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा भी नुकसान हुआ बिजनेस ओनर को, प्राइवेट प्लेयर को, वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश करेगा, वो लेबर को क्या करेगा, एम्प्लॉइज को क्या करेगा, निकालना शुरू करेगा। आप देखते हो ना, जब भी रिसेशन आता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करती है अपना खर्चा कम करने के लिए। तो जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं है यहां पे। इसके बाद कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या होती है कि सर कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या होती है? कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं कि कंज्यूमर के फायदे की बात करती है, जो भी कंज्यूमर को चाहिए वही चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सप्लाई करती है। लेकिन ऐसा केवल मिथ है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, हम हमारा प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में हम हमारे कंज्यूमर का गलत फायदा उठाते हैं, उनको बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। मेरिट गुड्स की सप्लाई क्या रहती है? कम रहती है। मेरिट गुड्स की सप्लाई क्या रहती है? कम रहती है। ये पॉइंट शायद से आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं यहां से दिखा देता हूं। लेस ऑफ मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स आपके पास कम अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। बहुत ज्यादा रिसोर्सेस वेस्ट होती हैं। क्यों वेस्ट होती हैं? क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, हम सेल्स प्रमोशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो रिसोर्सेस वेस्ट हो रही है कहां पर? एडवर्टीजमेंट्स पे और सेल्स प्रमोशन पे। अब एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करना जरूरी है ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो सके, बिक सके। कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो छोटी छोटी फर्म्स को क्या करती है, खत्म कर देती हैं। वो वास्ट स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, वो उस प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर देते हैं मार्केट में जिस प्राइस पे छोटी फर्म्स कभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से छोटी फर्म्स क्या होती है, या तो बड़ी फर्म्स के साथ मर्ज हो जाती है या तो वो बंद हो जाती है। Excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation. Excessive production हो रहा है, ठीक है, जो चीज नहीं भी होनी चाहिए वो भी करी जा रही है। अनएथिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहे हैं जिससे आपका एनवायरमेंट क्या होता है राजा बेटा, डिग्रेड हो जाता है।
जिससे आपका एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाता है। राइट मेरे बच्चों? चलिए अब बात करते हैं सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो कैसे सॉल्व होती है। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा, और क्या प्रोविजंस बनाने हैं। राइट? तो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर क्या बनाना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बनाना है, ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? सर डिमांड किस चीज की ज्यादा है, जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है वहां पर प्राइस ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस करेगा। मेन इंटेंशन प्रोड्यूसर का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट बनाना है, तो जहां कहीं पर भी ज्यादा प्रॉफिट बनेगा वो वहीं पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मार्केट में मान लो कार की डिमांड ज्यादा है, मार्केट में कार की डिमांड ज्यादा है, तो मतलब कार के प्राइसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कार की अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर विल बी विलिंग टू स्पेंड मोर अमाउंट ऑन द कार, दे विल बी विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर द कार। और कार को प्रोड्यूस करने का खर्चा तो वही आने वाला है। जैसे मान लो अगर एक कार 4 लाख में प्रोड्यूस हो जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो 4 लाख ही रहेगी, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो वो कार हो सकता है 8 लाख में बिके, हो सकता है 10 लाख में बिके। तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा और उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उसी चीज पे फोकस करके चलता है। राइट? इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर who show their preferences by spending on the goods which they want. The main aim of the entrepreneur is to earn the profit as possible. If the consumer wants more car, there will be increase in the demand for car. As a result, their price will increase. A rise in the price of the car, cost remaining the same, will lead to more profits. This will induce producer to produce the more cars. Now, how the प्रोड्यूसर विल डिसाइड कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करना है कि प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करना है। तो बेटा मेन फोकस क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बनेगा सर, जब कॉस्ट कम होगी। ज्यादा प्रॉफिट कब बनेगा, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें ऐसा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चूज करना है जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मिनिमम आए। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आएगा तो प्रोड्यूसर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के पास जाएगा, और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से सस्ता पड़ेगा तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। मेन मुद्दा क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आएगी तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली हाई होगा। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मिनिमम आएगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हाई होगा, और सर जिस भी टेक्निक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो वही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला आएगा सर हम किसके लिए प्रोडक्शन करने वाले हैं, फॉर होम वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो अल्टीमेटली हम उसके लिए बनाने वाले हैं जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है। भाई हमें तो मोटा प्रॉफिट छापना है, हमें तो मोटा प्रॉफिट छापना है, हम प्रोडक्शन उसी के लिए करेंगे जिसकी बाइंग कैपेसिटी है। एप्पल का फोन 80,000 रुपए का आता है, 1.5 लाख का आता है, 2 लाख का आता है। क्या एप्पल ये सोचता है कि यार मासेस तो हमारा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएंगी, मासेस में तो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएंगे। जितना जियोमी, ओप्पो, वीवो इतने यूनिट्स जो ये बेचते हैं उतने यूनिट्स एप्पल थोड़ा ना बेचता होगा। जितने मोबाइल फोन्स ये चाइनीज कंपनीज बेचती हैं उतने मोबाइल फोन एप्पल थोड़ा ना बेचता होगा। लेकिन एप्पल को कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि वो मासेस को टारगेट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सर उसने अपना प्रोडक्ट प्रीमियम बनाया है और वो अपना प्रोडक्ट उन्हीं को बेचना चाहता है जिनको उसको खरीदने की हैसियत है, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है, वही उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सिंपल, जिसकी औकात है खरीदने की वो खरीद ले, जिसकी औकात है खरीदने की वो खरीद ले। हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। Goods and service in a capitalist economy will be produced for those who have a buying capacity. Buying capacity of the individual will depend upon his income. How much income will he be able to make depends not only on the amount of work he does and the prices of the factors he owns, but also how much property he owns. तो कह रहा है बाइंग कैपेसिटी किसके बेसिस पे आएगी? इनकम के बेसिस पे आएगी। जितना ज्यादा आप इनकम कमाओगे उतनी ज्यादा आपकी बाइंग कैपेसिटी होगी। अब इनकम ज्यादा कैसे कमाओगे? काम करके।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करके यहां से आपके पास पैसा निकल कर आएगा। जितना ज्यादा आपके पास इनकम होगा उतनी ज्यादा आपके पास बाइंग कैपेसिटी होगी, और जितनी ज्यादा बाइंग कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा ही आप डिमांड करोगे। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर ऐसे ही लोग ढूंढता है जिनकी बाइंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करेगा सर? कंजम्पशन एंड सेविंग्स डन करते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है सर? इन्वेस्टमेंट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसेस। ठीक है। कंज्यूमर सेविंग अमंग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। आप ज्यादा कब सेव करोगे? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। एफडी में अगर 9% का इंटरेस्ट मिले तो लोग अपना पैसा खर्च करने की जगह एफडी में डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि एफडी में पैसा ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है सेविंग्स पे, तो लोग इंड्यूस होते हैं सेविंग करने पे, वो अपना कंजम्पशन कम करते हैं, सेविंग्स बढ़ा देते हैं। सेम गोज विद एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को अगर अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे ज्यादा रिटर्न मिल जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा मिल जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। मुकेश अंबानी को अपने पैसे पे 15% का रिटर्न चाहिए, 15% का रिटर्न चाहिए। अगर वो कहीं पर 1 लाख करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो उनको उस 1 लाख करोड़ पे 15,000 करोड़ रुपए का सालाना रिटर्न चाहिए। तो अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट उनको मिल जाए जो उनको सालाना 15,000 करोड़ रुपए कमा कर दे दे, तो वो उस प्रोजेक्ट में पैसा क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो कंज्यूमर आपका सेविंग करेगा। अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन होती है सर? जो गवर्नमेंट रन करती है। कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, और इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लाइसेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते थे, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ये किसने दिया था सर? ये कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था एंड फ्रेडरिक एंजल साहब ने दिया था। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकाला था। इन्होंने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया था 1848 में। 1848 में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने पब्लिश किया था, उसके अंदर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कौन ओन करता है सर? वो ओन करती है कम्युनिटी एज अ होल। कम्युनिटी मतलब गवर्नमेंट, यहां पे स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट का मतलब रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ओन्ड हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपके रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करा जाता है, कि सर आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी हो सके। हर किसी के पास घर होना चाहिए, हर किसी के पास फूड होना चाहिए, हर किसी के पास बेसिक हेल्थ होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेरिट गुड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। लग्जरी गुड्स की बात नहीं करते वो लोग मेरिट गुड्स की बात करते हैं। जो चीज नेसेसिटी है, जो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, उसकी बात होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कभी भी मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करती है कि हमें हमारे रिसोर्सेस को किन किन गुड्स और सर्विसेज पे एलोकेट करना है। मार्केट में क्या डिमांड है उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में हो सकता है कि सर वो सिन गुड्स मांग रहे हो, मार्केट में कंज्यूमर लिकर की डिमांड कर रहा हो, सिगरेट की डिमांड कर रहा हो, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी इस पे फोकस नहीं करेगी, क्योंकि ये नॉन मेरिट गुड्स है, ये सिन गुड्स है। इकोनॉमी किस पे फोकस करेगी? मेरिट गुड्स पे। वो हॉस्पिटल्स बनाएगी, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाएगी, वो आपके लिए पार्क्स बनाएगी, वो आपके लिए रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कभी भी मार्केट के हिसाब से नहीं चलती, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के हिसाब से चलती है और इकोनॉमी को राइट ट्रैक पर लेकर आती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में? सबसे पहला कलेक्टिव ओनरशिप।
मतलब जो रिसोर्सेस है वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। रिसोर्सेस किसके पास है सर? सारे जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कलेक्टिव ओनरशिप है, मतलब कि कम्युनिटी एज अ होल के हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं वो पूरे इकोनॉमी के हैं, और उन रिसोर्सेस का कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, profit motive and the self interest are not the driving forces of the economic activity. सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी का बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। नुकसान होता है, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इकोनॉमी को इस तरीके से रन करना है कि जो मेंबर्स उस इकोनॉमी में है, जो पॉपुलेशन है, उसका बेनिफिट हो सके। These resources are used to achieve certain socio-economic objective. Socio-economic objective क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बेसिक हेल्थ होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सोसाइटी का बेनिफिट करे। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, हमारे पास एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करती है कि आपको कौन से सोशो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो आपके रिसोर्सेज को क्या करती है? एलोकेट करती है। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये सब कौन बताता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट होगा जिसका ये काम रहने वाला है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, यहां पे हम कंज्यूमर की चॉइस को नहीं देखते, हम मार्केट के डिमांड, मार्केट की सप्लाई के हिसाब से काम नहीं करते। हम काम किसके हिसाब से करते हैं सर? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के टारगेट पे चल रहे हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर तो नादान है, कंज्यूमर तो नादान है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है शराब पीना, तो क्या हम शराब सप्लाई करें? वो चाहता है सिगरेट फूकना, तो क्या हम उसे सिगरेट सप्लाई करें? वो चाहता है डिस्को में जाना, क्लब में जाना, पब में जाना, क्या हम उसको वो सप्लाई करें? नहीं, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर क्या चाहता है, हम उसके हिसाब से काम नहीं करते। कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, आप भूखे नहीं सोगे, लेकिन कंज्यूमर सोवेरेनिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, आपकी सोवेरेनिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे, लिमिटेड चॉइस होगी, और उसी चॉइस में आपको बेस्ट यूज निकालना है। द राइट टू वर्क इज गारंटीड, आपको जॉब मिलेगी, लेकिन ऑक्यूपेशन की चॉइस नहीं मिल पाएगी, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, लेकिन आपका मन चाहा एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट आपको खाना देगी, इस बात की गारंटी है। शराब देगी, नहीं देगी, टिन गुड्स देगी, नहीं देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा था सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, हैव एंड हैव नॉट्स में इकोनॉमी डिवाइड हो रही थी, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता। यहां पर लगभग लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंसेस इन इनकम एंड वेल्थ आर नैरोड डाउन बाय द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द प्राइवेट कैपिटल। एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज आर एंजॉयड मोर और लेस इक्वली, thus the basic cause of the inequalities are removed। अब क्योंकि एजुकेशन हर किसी को मिल रही है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई इक्वल दर्जे का है, तो डिस्पैरिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड द मार्केट फोर्सेस, तो जैसे आपके प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा था? डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रहा था कि क्या इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। लेकिन आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जाता। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट आपके प्राइसेस एडमिनिस्टर करती है। किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं करते। अब यहां पे प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट इट हैज ओनली अ सेकेंडरी रोल, एग्जाम्पल टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ द एक्यूमुलेटेड स्टॉक। अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक गवर्नमेंट के पास बच गया है, तो उस अनसोल्ड स्टॉक को बेचने के लिए हम मार्केट की डिमांड सप्लाई का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जनरली प्राइस मैकेनिज्म का कोई काम नहीं होता। गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा
प्राइस डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सिंस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमिन्ड प्लान, प्राइस मैकेनिज्म एज सच डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो आपका एक सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, आपको वो अचीव करना है। अब उसको अचीव करने के लिए प्राइसेस मैटर नहीं करते। मैंने आपको क्या बताया, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट लॉस में भी काम करेगी, तो प्राइस कम है ज्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर कोई ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने अचीव करना है तो वो करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को नुकसान ही क्यों ना करना पड़े, गवर्नमेंट वो करती है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट के पास है तो यहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब आपके पास इन अर्स्टवाइल यूएसएसआर वाज एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी बिटवीन 1917 टू 1990। इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट। अभी के आज की डेट में कोई भी सोशलिस्ट नहीं है, प्योर सोशलिस्ट नहीं है। अदर एग्जांपल्स हैं वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। द वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इनका नाम एक बार पढ़ लेना, हो सकता है कि एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट पूछ ले। मेरिट्स क्या निकल कर आते हैं सोशलिज्म के? सबसे पहला मेरिट कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब सर जो इनकम है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो बराबर से सबको दी जाएंगी। अब गवर्नमेंट अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो क्या वो रिच और पुअर में डिफरेंशिएट करेगी? नहीं। रिच बंदा भी वहीं पे जाके पढ़ रहा है, पुअर बंदा भी वहीं पे जाके पढ़ रहा है, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल्स ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो यहां पर वो जो रिसोर्सेस हैं, जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, वो बराबर से सबको मिलेंगे। रिच बंदा भी वहीं पर आकर अपना इलाज करा रहा है, गरीब बंदा भी आकर वहीं पर अपना इलाज करा रहा है, तो कभी भी डिस्पैरिटी नहीं होगी। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट is possible in the socialist economy as the central planning authority. जो central planning authority है coordinates all the resources in the efficient manner according to the set priorities. Waste of all kinds are avoided. तो capitalist economy में wastage of resources होती थी advertisement पे और social promotion पे। एडवर्टीजमेंट और सोशल प्रमोशन क्यों करना पड़ता था? तो मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी नहीं होती थी, 10 कंपनी होती थी। 10 कंपनियां आपस में कंपीट कर रही है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर बता रही है। कैसे बताएगी? एड के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू। लेकिन जब आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बहुत ज्यादा 1 या 2 कंपनी होंगी, उनके प्राइजेस भी सेम होंगे और वो आपस में कभी कंपीट नहीं करेंगी, तो कभी भी आपके पास वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा एडवर्टीजमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि आपको वर्क गारंटीड है। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट हो। सोशलिज्म इंश्योर करता है राइट टू वर्क, आपको काम मिलेगा और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी। बहुत हायर नहीं मिलेगी, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मिलेगी। लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जो कि होता है आपके प्राइवेट के अंदर, कैपिटलिस्ट के अंदर। आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी। तो जो इंसान को जीने के लिए बेसिक चीजें चाहिए वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गारंटी करी जाती है। नुकसान क्या निकल कर आते हैं आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के? डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स है सोशलिज्म के, इट इन्वॉल्व्स प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट है जहां पर, वहां पे ब्यूरोक्रेसी होगी। सर गवर्नमेंट है जहां पर, वहां पे करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म आपको दिखाई देगा। सर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रीडम है वो चली जाती है। इट टेक्स अवे द बेसिक राइट सच एज द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होना एक बेसिक राइट है। आपका अपना लैंड होना चाहिए, आपके पास अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, आपके पास अपनी शॉप होनी चाहिए। तो वो चीज आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर नहीं मिलती। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस आर नॉट डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ द मार्केट। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिस द मोस्ट इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एलोकेशन of resources and the efficient functioning of the economic system are impossible. एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइसेस हैं, मार्केट के प्राइसेस नहीं है। मार्केट फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई से ये प्राइसेस, ये क्वांटिटी डिसाइड नहीं करी गई। तो जब कभी भी आप मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करते, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड नहीं करते, तो इसकी वजह से कभी भी प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो पाता। स्टेट मोनोपोली क्रिएट हो जाती है।
ठीक है सर, अब गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन ही नहीं है, रेलवे चल रही है, रेलवे गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन नहीं है, जैसी भी सर्विसेज देगी लेनी पड़ेगी, जितना भी प्राइस चार्ज करेगी देना पड़ेगा। उसका मन है प्लेटफॉर्म का जो टिकट है वो प्राइस बढ़ाना है, बढ़ा देगा। उसका मन है स्लीपर क्लास का, थर्ड एसी का, सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का रेट बढ़ाना है, बढ़ा देगा। कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कर सकती है। कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो ये मैंने आपको बता दिया। लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो या आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप एफिशिएंट हो तो आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको बोनसेस मिलते हैं। लेकिन ऐसा सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होता। आपकी जो सैलरी तय करी गई है आपको वही मिलेगा, जो इंसेंटिव्स है, बोनस है, वो आपको यहां पर नहीं मिलते एफिशिएंट वर्कर को। अब जब एफिशिएंट वर्कर को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो भी फिर अपना 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है। अगर मैं एफिशिएंटली काम कर रहा हूं और मेरे को 50,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है और बगल वाला कुछ भी काम नहीं कर रहा है या कम एफिशिएंटली काम कर रहा है और उसको भी 50,000 की तनख्वाह मिल रही है, तो मैं फिर एफिशिएंटली काम क्यों करूंगा? मैं भी ना गप्पे मारूंगा, मैं भी तो चाय पीऊंगा, मैं भी तो टी ब्रेक्स लूंगा, मैं भी तो अपने लंच पे चला जाऊंगा, यानी कि मैं भी एफिशिएंटली काम नहीं करूंगा। इसके बाद आता है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है सर? जिसके अंदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के फीचर होते हैं, दोनों के फीचर होते हैं। एवरी इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में मिक्स्ड इकोनॉमी है। हर इकोनॉमी रियल वर्ल्ड में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां पर प्योर कैपिटलिज्म हो या प्योर सोशलिस्टिक हो, ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है। रियल वर्ल्ड में हर इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मेरिट आते हैं दोनों कंट्रोल्ड इकोनॉमी के एज वेल एज मार्केट इकोनॉमी के, एक्सक्लूडिंग द डीमेरिट्स ऑफ द बोथ। तो दोनों के मेरिट्स आ जाते हैं लेकिन डीमेरिट्स नहीं आते। ये अप्रिशिएट करता है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंपोज करती है नेसेसरी मेजर्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर टू एंश्योर दैट दे फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन। तो सर मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाता है, आओ भाई जो आपका मन है वो आप प्रोड्यूस करो, आपको प्रॉफिट कमाना है प्रॉफिट कमाओ, आपको सेल्फ इंटरेस्ट सोचना है सेल्फ इंटरेस्ट सोचो। लेकिन गवर्नमेंट उनको रेगुलेट भी करती है। लेबर लॉज बनाए गए हैं ताकि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कंपनीज एक्ट बनाया गया ताकि कंपनी सही तरीके से काम करे, अनएथिकल काम ना करे। इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया ताकि आप सही तरीके से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करें, राइट? तो बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिससे आपको रेगुलेट किया जाता है। फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ द प्रॉफिट मोटिव एंड द सेल्फ इंटरेस्ट। तो कुछ चीजों पे गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, जैसे रेलवेज, उस पे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, गवर्नमेंट चला रही है। इसी तरीके से कुछ चीजें स्टेट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट ओन्ड होती है, जहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं एग्जिस्ट करता। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर होता है जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास होता है, पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के पास होता है, कंबाइंड सेक्टर होता है जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर मिलकर प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता। मेरिट्स के अंदर जब आप रीड करोगे तो इन मेरिट्स के अंदर आपको कैपिटलिस्ट के भी मेरिट मिलेंगे, इसके अंदर आपको कैपिटलिस्ट के भी मेरिट मिलेंगे और इसके अंदर आपको सोशलिस्टिक के भी मेरिट मिलेंगे। ठीक है, एक बार रीड करना। इसके अंदर सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने कैपिटलिस्ट में पढ़े हैं और सोशलिस्टिक में पढ़े हैं। ठीक है, एक बार जस्ट इसको आप लोग रीड कर लेना। डीमेरिट्स क्या निकल कर आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के? Mixed economy is not always a golden path between the capitalism and the socialism. It could also suffer from the substantial uncertainty. मतलब जितना अच्छा दिखता है मिक्स्ड इकोनॉमी उतना अच्छा है नहीं, यहां पर भी समस्याएं निकल कर आती है। कई बार गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना बढ़ जाता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने बढ़ जाते हैं कि जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को धंधा करने में दिक्कतें आती हैं। जैसे गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई थी, तो इनिशियली जब जीएसटी आया था और आज भी जीएसटी में बहुत सारे फ्लॉज है जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को धंधा करने में परेशानी आती है। इनकम टैक्स लॉस कई बार बहुत रिजिड हो जाते हैं, जो हमसे मोटा टैक्स वसूलते हैं, तो वहां पर भी हमको प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। अगला पॉइंट, एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। वही चीज मैंने आपको बता दी। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग,
higher rates of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, undue delays in the economic decisions, and the poor performance of the public sectors. सिंपल सा है, रीड कर लेना. इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव द प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली. तो अगर अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी जो सबका भला सोचे, तब तक आपका का पूरा इकोनॉमी ग्रो नहीं करता. कुछ हैंडफुल्स आपके प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वही ग्रो करते हैं और कोई ग्रो नहीं कर पाता. जस्ट बेसिक सी चीज है, रीड कर लेना. नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. और इसी के साथ हमने यूनिट 2 का रिवीजन कर लिया है. एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप जरूर से देना. मैं एक बार रीड करूंगा एंड जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर उस चीज को इनकॉर्पोरेट करूंगा. आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन. मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी और सेशन में. टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.